नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। किसान आंदोलन को 70 दिन बीत गए हैं और जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है तो किसान संगठन भी अपनी रणनीति को बनाने में लगे हैं। और इसी कड़ी में जींद के कंडेला गांव में एक महापंचायत हुई जिसमें राकेश टिकैत समेत आंदोलन की अगुवाई करने वाले ज्यादातर नेता मंच पर ही नजर आए। अब कंडेला में हुई महापंचायत में 5 प्रस्तावों को पास किया गया, जिसमें कानून वापस लेने की मांग, एमएसपी के लिए नया कानून, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक बातचीत के न्योते पर किसान प्रतिनिधि बैठक में पहुंच रहे थे, लेकिन अब नई शर्त लगाते हुए किसान संगठन ने यह साफ कर दिया है कि जब तक सरकार किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस नहीं लेती, वार्ता भी नहीं होगी। यानी अब सरकार और किसानों की वार्ता पर भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन विपक्ष किसानों के बहाने लगातार सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से कई सवाल पूछे हैं। राहुल ने पूछा है कि क्या सरकार किसानों से डर गई है जो किलेबंदी कर रही है। राहुल के बयान पर सत्ता पक्ष की ओर से भी पलटवार आया, लेकिन सियासी वार पलटवार के बीच में अहम सवाल यह है कि क्या खापों के समर्थन में सरकार पर दबाव बढ़ेगा, और अब बातचीत के जरिए भी क्या शर्त है तो बात बनेगी कैसे। तीसरा सवाल यह है कि किसानों के डर से क्या बॉर्डर की किलेबंदी हो रही है। तो इन्हीं बड़ा सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो बड़ी बहस में आज खास मेहमानों के साथ चर्चा करें उससे पहले ग्राफिक के जरिए आइए आपको दिखाते हैं कि जींद में हुई महापंचायत में वो कौन कौन से 5 प्रस्ताव हैं जो पास किए गए हैं। पहला प्रस्ताव इसमें यह है कृषि कानून को सरकार रद्द करे। दूसरा, एमएसपी पर कानून लाया जाए। जींद में आज जो महापंचायत हुई उसमें तीसरा प्रस्ताव स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करा जाए, यह भी पारित किया गया है। चौथा प्रस्ताव यह लाया गया कि किसानों के कर्ज को माफ किया जाए। 5वां प्रस्ताव यह आया कि किसानों पर दर्ज मुकदमों को भी वापस लिया जाए। तो 5 प्रस्ताव आज महापंचायत के अंदर रखे गए। तो अब जींद के कंडेला में हुई महापंचायत की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और राकेश टिकैत ने आज महापंचायत के बाद क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। सरकार ने जो 3 कानून बनाए, जिस तरह से सरकार ने, तो आज महापंचायत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खापों के समर्थन से सरकार के ऊपर क्या दबाव बढ़ेगा, ये तो सवाल है ही, लेकिन राकेश टिकैत की तरफ से भी यहां पर कई महत्वपूर्ण सवालों को खड़ा किया गया। उसमें आज सबसे स्पष्ट तौर पर इस महापंचायत में 5 अहम प्रस्तावों को पास किया गया। जो प्रस्ताव हमने आपको दिखाए कि बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानूनी गारंटी हो, स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं उसको लागू किया जाए, किसानों पे दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए और कर्ज माफी, ये 5 प्रस्ताव ऐसे हैं जो कि आज इसमें पारित किए गए। और एक और बड़ी बात यहां से निकलकर सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि अब सरकार से बातचीत भी तभी होगी जब किसानों के ऊपर दर्ज इन तमाम मुकदमों को वापस लिया जाएगा। उससे पहले बातचीत के लिए भी अब किसान संगठन के नेता सरकार के पास नहीं जाएंगे। अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, जब राजा डरता है, कटीले तार जो अपने खेतों में नहीं लगाते वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला, कहाँ है किले का गेट, उससे किले गाड़ी गई थी। किसान लेकर गया था, उसको लेकर जाएंगे खाप पंचायत के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर, लेकर जाएंगे जो किले गाड़ी गई है। सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते को उखाड़ कर, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पार कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया भागी कि उनको लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत कि किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर कोई जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे?
अगर इसमें कपड़ी वापसी की बात कर ली तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी से कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े का लड़ाई ले जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं, आप स्टैंड बाई में रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार से सवाल किया और राहुल ने पूछा कि क्या सरकार किसानों से डर गई है जो बॉर्डर की किलेबंदी की जा रही है। सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने जीएसटी लागू की, एग्रीकल्चर पे जीएसटी लागू की। आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया। उसके बाद कोविड आ गया और जबरदस्त डैमेज हुआ। ब्राइट स्पॉट क्या था? जब हमारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी, ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट, मतलब किसानों ने काम कर लिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया। अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। तो वहीं राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें संबित पात्रा के द्वारा राहुल गांधी के उठाए गए इन सवालों का जवाब दिया गया। आइए आपको सुनवाते हैं। आज अगर दिल्ली पुलिस, उसी दिल्ली पुलिस ने जिन्होंने 26 जनवरी को पेशेंस और संयम का परिचय दिया था, उसी दिल्ली पुलिस ने आज प्रिवेंटिव मेजर्स लिया है, उसी दिल्ली पुलिस ने आज एहतियातन कदम उठाए हैं, उसी दिल्ली पुलिस ने रोकथाम के लिए सारे बंदोबस्त किए हुए हैं, तो उसमें राहुल गांधी जी को क्या परेशानी है? मैं बताता हूं क्या परेशानी है। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का ये जो प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा धड़ा है, ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है सड़कों पर लड़ाई हो, ये चाहते थे कि गोली चले, ये चाहते हैं कि लाश बिछ जाए और इन लाशों पर बैठकर ये अपनी राजनीति चमकाएं और सवाल पूछे नरेंद्र मोदी जी से और इस सरकार से कि आखिर ये कैसे हो। वहीं हरियाणा कांग्रेस में भी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है और परिजनों को 2-2 लाख की राशि दी जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि विधानसभा में वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। विधायकों से ने फैसला किया कि उनका समर्थन और जो भी मुमकिन हो सके उसकी मदद करेंगे। उसी संदर्भ में जो जिन्हों की जान गंवाई गई वहाँ पर शहीद हुए बॉर्डर पे, उनको विधायक दल की तरफ से 2-2 लाख रुपए भी पहुँचाए गए हैं और वो कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी फैसला किया कि जो आज परिस्थिति है हरियाणा में, जिस प्रकार की सरकार कार्रवाई कर रही है, आपका इंटरनेट काट दिया, जो किसान धरने बैठे वहाँ बिजली काट दी, कभी पानी काट दिया, शौचालयों का जो प्रबंध था वो पूरा नहीं। अब मानिए जो फैसले लिए हैं उनका विरोध किया है और सरकार से कहा जो उनको तुरंत इंटरनेट भी, बिजली भी और सुविधाएं का प्रबंध किया जाए। और इस सरकार के खिलाफ जो है एक तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया, पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे।
बात की भी चर्चा हुई, जो स्पीकर ने प्रदीप जो हमारे विधायक थे उनको शनिचरवार उनको दफ्तर खुलवा के वो किया, उससे साफ जाहिर है कि तो आरोप प्रत्यारोप और सारे सवालों को आपने देख लिया और बड़ा सवाल अभी भी ये बरकरार है कि आखिर 70 दिन के बाद भी इस समस्या का समाधान क्या है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं नेलो के। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत है। लखविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। लखविंदर सिंह जी, आपका भी स्वागत। सोमवीर सांगवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रधान हैं सांगवान खाप के और निर्दलीय विधायक भी चरखी दादरी से हैं। सोमवीर सांगवान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि आज जींद के अंदर जो महापंचायत हुई वहां से 5 प्रस्तावों को पास किया गया है और महत्वपूर्ण यह है कि अब तो यह भी कहा गया कि बातचीत के लिए भी तभी आएंगे जब किसानों के ऊपर जो दर्ज मुकदमे हैं वो वापस लेंगे। अब समाधान की उम्मीद यहां पर कहां है? प्रवीण अत्रे जी। देखिए आयुष, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कुछ बातें जो आपने प्रोग्राम के प्रोमो में दिखाई हैं, खास तौर पे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब बोले और जो राहुल गांधी जी बोले, मैं उसके ऊपर जरूर 2 बात कहना चाहूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से 2-2 लाख रुपए की सहायता देंगे उन लोगों को जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है आंदोलन में। हैरानी तब होती है जब इन्हीं की पार्टी के असंध के विधायक, क्योंकि ये घोषणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ समय पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा आयुष। पहले घोषणा की, लगभग शायद 1.5 महीना हो गया, महीना अभी तक पूरी नहीं हुई, आज उसको रिपीट किया। लेकिन इनके असंध के विधायक शमशेर गोगी बाकायदा मीडिया में ये कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की घोषणा कांग्रेस अध्यक्षा करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन होते हैं? तो ये तो इस घोषणा का जवाब है हुड्डा साहब के लिए कि कम से कम झूठ बोलना बंद करें, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कम से कम इस तरह की तुच्छ राजनीति ना करें। दूसरी बात जो यहाँ पे करना बहुत जरूरी है, हुड्डा साहब ने कहा था कि विधानसभा के अंदर हम प्रस्ताव लाएंगे इन कानूनों को रद्द करने का। हुड्डा साहब, आप तो ये दावा करते थे कि 2007 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हरियाणा में आप लेके आए और आज आप ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे रद्द करने का। क्यों हरियाणा प्रदेश की जनता को झूठ बोल के अपनी ये तुच्छ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हो? या तो आपकी 2007 वाली बात पे टिके रहो या जो आज कह रहे हो उस पे टिके रहो। आप दावा करते रहे कि मैं कानून लेके आया, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आया हरियाणा में, और आज आप कहते हो कि मैं प्रस्ताव लाऊंगा इसको रद्द करने का। जब मुख्यमंत्री थे तब ये क्यों लेके आए थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? ये सवाल पूछने वाला है। और ये सवाल भी पूछने वाला है कि जब आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी मुख्यमंत्रियों की 5, तो उस वक्त आपने सिफारिश क्यों की थी? आप ही ने इन कृषि सुधारों की सिफारिश की थी। उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? आप कम से कम जनता को यही बता दीजिए। अब उसके बाद जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो उसके ऊपर टिप्पणी करना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। राहुल गांधी जी ये कहते थे कि कोरोना के अंदर एग्रीकल्चर जो है ब्राइट स्पॉट रहा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कृषि जो है वो ऐसा क्षेत्र था कोरोना की महामारी में, जब चारों तरफ लॉकडाउन था, हर आर्थिक गतिविधि बंद थी, कृषि क्षेत्र ने लगभग 3.5% की ग्रोथ उस वक्त दिखाई थी। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। तो राहुल गांधी जी से यह सवाल पूछने वाला था कि राहुल जी, 1947 में जो कृषि क्षेत्र हमारी जीडीपी में लगभग 60% का योगदान करता था, क्या वजह हुई कि 2014 आते आते उसी क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान मात्र 13% रह गया? और 55 साल विशुद्ध रूप से आपकी पार्टी की सरकार रही, 9 साल आपकी पार्टी की समर्थन वाली सरकार रही, मतलब 64 साल आप लोग सत्ता में रहे। तो कम से कम देश की जनता को यह तो बता दीजिए कि जीडीपी का ये हालात, कृषि क्षेत्र का ये हालात क्यों हो गए थे। फिर आपको यह भी बताना चाहिए कि अगर कोरोना काल में कृषि क्षेत्र इतना बढ़िया कर रहा था तो वो मोदी जी की नीतियों की वजह से तो कर रहा था। 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। किसी क्षेत्र के लिए जो कृषि क्षेत्र का बजट आपके समय में मात्र 12,000 करोड़ रुपए था, मोदी जी ने 1,34,000 करोड़ कर दिया था। अब परसों के बजट में तो और ज्यादा बढ़ चुका है वो। कम से कम ये बातें भी राहुल गांधी जी को बतानी चाहिए कि कृषि क्षेत्र ब्राइट स्पॉट इसलिए था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने किसान और कृषि पे फोकस किया था। अब बात आती है जो आपने सवाल पूछा। देखिए, आज जो महापंचायत हुई, मुझे थोड़ा सा उस पर भी 1-2 बातें कहना बड़ा जरूरी है। एक तो ये बड़ा समझना जरूरी है कि राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि साहब अगर किसान ने गद्दी की वापसी की बात की तो क्या होगा। सबसे बड़ा बिंदु ये है आयुष, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दल जो लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाए, आप 2014 से आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 2014 में जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं,
ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आते हैं, उस वक्त इन एजेंडाधारियों ने, विशेष तौर पे कांग्रेस, जो गद्दी पाने की होड़ में इस कदर अंधी हो चुकी है, ना देश की चिंता है, ना किसान की चिंता है, ना देशवासियों की। 2014 में एजेंडा चलाया था ईसाइयों पे हमला, गिरजाघरों में हमला, उसके बाद आपको याद होगा फिर एक एजेंडा चला था मॉब लिंचिंग का, असहिष्णुता का, वो एजेंडे के बाद फिर एक अवार्ड वापसी गैंग, आपको याद होगा, उसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग, उसके बाद आपने देखा शाहीन बाग। लेकिन जब इनके सारे एजेंडे देश की जनता ने ध्वस्त कर दिए, अब ये किसान के कंधे पे बंदूक रख के अपने इस एजेंडे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के मित्रों को एक बात समझ लेना चाहिए कि देश और प्रदेश की जनता मोदी जी और मनोहर जी के साथ है, प्रदेश का किसान और देश का किसान मोदी जी और मनोहर जी के साथ है। प्रवीण अत्रे जी, वही तो जनता है ना जिसमें खाप पंचायतें भी हैं, उसमें वही हरियाणा की जनता है जो आज भारी संख्या में जुट रही है। देखिए, तो उनको आप क्या कहेंगे, क्या वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो गए हैं या इनके बहकावे में सब चले गए हैं? देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में सभी को हक है, सभी एकजुट होके अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन एतराज कहां आता है, जब ये बात कही जाए कि 26 जनवरी पे जिन अराजक तत्वों ने देश को शर्मसार किया और दिल्ली पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार किया, तो उसको उनकी रिहाई की मांग अगर कोई करता है, उस पे एतराज जरूर है। क्योंकि आपको याद होगा, नहीं आयुष एक लाइन पूरी कर लेता हूं, जल्दी से कंप्लीट करें प्रवीण जी। जब दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया तो उस वक्त यही राकेश टिकैत थे जिन्होंने ये बात कही कि 26 जनवरी पे जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया वो किसान नहीं है, और ये बात हम भी कहते हैं, हमने भी यही कहा कि वो किसान हो ही नहीं सकते, वो अराजक तत्व है। तब राकेश टिकैत जी कह रहे थे कि इन अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, दिल्ली पुलिस ने वीडियो की फुटेज के हवाले से, सबूतों के हवाले से उनको गिरफ्तार किया, तो उनकी रिहाई की मांग करना कितना जायज है? कांग्रेस पार्टी तो बाकायदा उनके लिए वकील खड़े कर रही है, और ये तो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन उनके लिए कानूनी सहायता कांग्रेस पार्टी दे रही है। इससे हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से राजनीतिक हितों को साधने के लिए ये एजेंडाधारी किसान के कंधे का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, सोमवीर सांगवान जी, अब तो सब लोग समर्थन में धीरे धीरे आ ही रहे हैं, खाप भी समर्थन में है, और आप तो बहुत पहले सरकार का साथ इसीलिए छोड़ चुके हैं, लेकिन हल की उम्मीद या निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए कदम क्या नजर आ रहे हैं अभी आपको? क्योंकि मौजूदा स्थिति तो कम से कम इस तरह दिख नहीं रही है यहां से। ऐसा है भाई साहब, जिस प्रकार का आंदोलन अब शक्ति पकड़ चुका है, ये जन जन का आंदोलन बन गया है और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है ये। सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी और किसानों की बात को मानना पड़ेगा। इतना बड़ा जन आंदोलन किसी दबाव से, किसी भय से नहीं बैठता, और ये अब बच्चे बच्चे का आंदोलन बन चुका है। सरकार ने इनकी बात को मानना ही पड़ेगा। लेकिन सोमवीर सांगवान जी, ये भी कहना कि जिन लोगों ने 26 जनवरी को वहां पर जाकर के उपद्रव किया, क्योंकि सबने उसका विरोध किया ना, और उसके बाद ये कहा जाए कि जब तक वो मुकदमे वापस नहीं होते हैं किसानों के ऊपर दर्ज, तब तक हम बातचीत के लिए भी नहीं जाएंगे, तो हल निकलेगा कैसे? ऐसा है कि ये जो बात कह रहे हैं, जो मुकदमे बनाए, अब आप देखो कि इतनी बड़ी तादाद में कई लाख ट्रैक्टर वहां गए हैं, 10 लाख किसान वहां गए हैं। सिर्फ इनको बदनाम करने का जो पिछले दरवाजे जो षड्यंत्र रच के इनको फंसा के मुकदमा बनाने की जरूरत क्या थी? अब तक ये 70 दिन से बैठे हैं, शांति प्रिय बैठे हैं। सरकार ने इनकी तरफ देखना चाहिए था, सरकार ने इनकी बात सुननी चाहिए थी। लोकतंत्र के अंदर सिर गिने जाते हैं, लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज को सुना जाता है। लेकिन मैं ये कहने भी कोई संकोच नहीं है, जैसे पीछे आप बात कर रहे थे कि लोकतंत्र के अंदर जो काम है, इस लोकतंत्र के अंदर कोरोना के कारण 3 कानून सरकार ने पिछले दरवाजे से लाई, इसको रोकने का काम विपक्ष पार्टियों का था। विपक्ष कमजोरी का फायदा मोदी जी की सरकार ने उठाया और इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया, लोकतंत्र को बचाने का काम किसानों ने किया। और इस किसानों ने देश को बहुत कुछ दे दिया है, दुनिया को बहुत कुछ दिखा दिया। जाति पाति को, मजहब धर्म को, सब सारे प्रोपगंडा को खत्म करके एक ही कर दिया कि इंसान इंसान है, इंसानियत है, किसानियत है, और सबको एक धागे में पो दिया। कोई जाति पाति मजहब धर्म कुछ नहीं है। हिंदुस्तान को बहुत कुछ किसानों ने दिया, और ये भी किसानों ने दे दिया कि आने वाले टाइम के अंदर किसानों ने यह भी साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर राज भी वही करेगा जिसको किसान चाहिए। लखविंदर सिंह जी, अगर बातचीत के ही जरिए इसका समाधान निकलना है, तो अगर ये रखा गया शर्त कि जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे, तो बातचीत का रास्ता खुलेगा कैसे?
क्योंकि दोनों तरफ से वैसी ही स्थिति है, हल की उम्मीद कैसे करें? जी आयुष जी, पहले तो हम अत्री जी से कहेंगे भी ये पार्टी का खेल है जो आप राज्यसभा और लोकसभा में खेलें, किसानों के साथ ना खेलें। कांग्रेस ने ये किया, उन्होंने ये किया, हमारे लिए ना कांग्रेस अच्छी थी, वो लेके आई थी, उनसे लाया नहीं गया ये बिल, बीजेपी लेके आ गई। इसलिए ये पार्टी का खेल, अपनी सत्ता का खेल वहाँ जाके खेलें। और दूसरी बात यह है भी, अगर ये अपनी नाक का सवाल बना रहे हैं, ये जनता के साथ और सरकार का मसला है। अगर जनता नहीं चाहती है भी ये हमारे को कानून नहीं अच्छे लग रहे, नहीं हमारे हक में, नहीं हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को और इस सरकार को बड़ा दिल करके इनको रद्द करना चाहिए। ये इससे कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ये अगर कोई पार्टी इनसे वहाँ राज्यसभा में, लोकसभा में उठाती है, ये इनके पार्टी का मसला है। ये तो जनता है, जनता और सरकार का मसला है। सरकार को हठ दरिद्रता छोड़ के, जनता की बात सुन के इन काले कानूनों को रद्द करना चाहिए। ये बात हम कह रहे हैं। ये जो हम नहीं ये कह रहे भी कांग्रेस अच्छी है, वो अच्छी, हमारे लिए सभी बालमुकुंद शर्मा जी, अभी तक तो आप लोग ये कह रहे थे कि हाँ, जिन्होंने उपद्रव किया भाई उनको आप लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, तो बीजेपी का षड्यंत्र है। और जब वो अपने ही षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप लोग उनको बचा रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। बालमुकुंद शर्मा जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज ये कंडेला खाप में इतना बड़ा आयोजन हुआ, राकेश टिकैत जी आए, उनका स्वागत किया गया और उन्होंने लोगों को एड्रेस किया। खुशकिस्मती ये है कि मैं भी उस खाप से संबंध रखता हूँ, मेरा ही गांव है कंडेला, हमारा बड़ा गांव है। और इतना अपार जन समूह था आज वहाँ, एक तरह से मंच भी टूट गया। और उसके बाद टेकराम कंडेला जी, हमारे जो सर्वजाति खाप के प्रधान हैं, उन्होंने भी और राकेश टिकैत ने भी इतना अन्याय सहने के बाद भी लोगों से यही अपील की कि वे जल संरक्षण करें, पर्यावरण का ध्यान रखें, शांति से, युवाओं का जमाना, शांति से हम आगे बढ़े तो अपनी मांग मनवाएंगे। ये तो उनका संदेश था किसान नेताओं का। अब आ जाते हैं दिल्ली वाली घटना में। कल की डिबेट में भी मैं आपके साथ था आयुष जी, और आज भी मैं आपके साथ हूं। और मैंने आपको कल भी ये बात की थी और आप फिर दोहरा देता हूं, जो निर्दोष लोग हैं, जिनको की रास्ता डाइवर्ट किया दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली के रास्ते ऐसे हैं, ऐसी भूल भुलिया। मैं पिछले 25 साल से दिल्ली जाता हूं, लेकिन अगर रास्ता पूछना पड़ जाए, गाड़ी रोक रोक के 2-2, 3-3 बार पहुंच करके हम जगह पे पहुंचते हैं, मंजिल पर। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से, जहां से या सिंगू बॉर्डर से किसान एंट्री करता है, उनको ऐसे बैरिकेड्स लगा रखे थे कि वो उस भूल भुलैया में जा करके सीधे लाल किले पर निकलते हैं। और वहां अपने आदमी प्लांट कर रखे थे, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग भी थे, खुफिया एजेंसी के लोग भी थे और दीप सिद्धू जैसे लोग भी थे। जो लोग झंडा फहरा रहे थे, जिसने झंडा फहराया है, और जो लोग वीडियो बना करके वीडियो वायरल कर रहे थे वहां से, उसका कोई केस नहीं लड़ रहा। न किसान नेताओं ने उनकी तरफदारी की, न कांग्रेस ने की। कांग्रेस उनके साथ खड़ी है जो जिनके साथ जुल्म हुआ है, जाती हुई है। सरकार ने आज भी, अभी तक तो साबित ही नहीं हुआ लोग कितने हैं, हजारों लोग गायब हैं, गुम हैं। सरकार ने तो 122 की कस्टडी दिखाई है। तो जो लोग गुम हैं उनके लिए हमने एक नंबर जारी किया है, उनका पता लगेगा। वो 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, उन पर किस चार्ज में। आप देखिए ना, एक ट्वीट किया आपके राजदीप देसाई, एक आपके पत्रकार हैं, उनको देशद्रोह का केस लगा दिया। देश के विदेश मंत्री, उन पे पूर्व विदेश मंत्री, उन पर देशद्रोह का केस लगा दिया। सरकार सड़कों पर किले गाड़ रही है, तानाशाही। ये हम कभी बार टीवी पर देखते थे विदेशों में, म्यांमार में, रंगून उनकी राजधानी में, और सीरिया में, इराक में, तेहरान, वो आज हमारे देश में होने लगा। जो प्रजातंत्र फला फूला था हमारे देश में, तो ये लोग तो सहन ही नहीं कर सकते, दूसरे की आवाज कोई नहीं सुन सकते। अब जो लोग दूसरे की आवाज ही नहीं सुन सकते, तो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी सेटअप का तो उनके लिए कोई मतलब ही नहीं रहा। प्रजातंत्र तो बहुत सी सरकारें आई हैं, गई हैं, इनकी भी सरकार पहले आई है। उस सरकार में इस तरह की तानाशाही का रवैया नहीं होता था। मेरा आपके माध्यम से पूरा प्रदेश हमें सुन रहा है। जो लोग भी, अभी सांगवान साहब ने बताया, ये भी खाप के प्रधान हैं। मेरी कंडेला खाप है, उसका बहुत पुराना हमारा इतिहास रहा कंडेला खाप का। टेकराम कंडेला जी हमारे प्रधान है, राजनीतिक रूप से भी जुड़े रहे हैं। लेकिन जैसे खाप की बारी आई, वो भी भारतीय जनता पार्टी में, टेकराम कंडेला जी। आज उन्होंने कह दिया कि अब जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होगी, हमारा कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। ये बिल्कुल हमारे जो किसान नेता बैठे, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आज कोई पार्टी की बात नहीं है, भले ही मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं या दूसरे लोग दूसरी पार्टी के प्रवक्ता है। आज किसान आंदोलन में क्या थ्योरी है और समाज कैसे जुड़ा है। अब ये जो समाज जुड़ा है, भाजपा ने तो पिछले 4-5 साल से कोशिश करी है, समाज को दो फाड़ किया भी है।
2016 के दंगों में भाजपा ने तो कोशिश छोड़ी नहीं, राजकुमार सैनी जैसे लोगों को खड़ा किया इन्होंने, लेकिन अब फिर समाज दोबारा जुड़ गया। इंसानियत और किसानियत ये बिल्कुल एक हो गई है। और मुझे तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे पंजाब के भाई और हरियाणा के भाई और उत्तर प्रदेश, हमारा ऐसा गठबंधन बना लोगों का, यही आबाद रहे। राजनीति तो आनी जानी चीज है, सत्ता में तो हम तो सबसे ज्यादा समझ रहे, हमें तो शासन का अनुभव है। इस देश में जितना हमारे से बन पाया वो हमने किया, कुछ कमियां रही होंगी हमारे से, तो आने वाले हुक्मरानों को वो काम करना चाहिए था। आप ये बताइए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की, दिए। 15 लाख रुपए देने की बात थी, वो दिए। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, बनाई नहीं बनाई? सुनिए मेरी बात, पूरी बात पूरी होने दीजिए। बाल मुकुंद जी, ठीक है, आज किसानों पे रहते हैं, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है तो जनता पे छोड़िए ना, आज किसानों के लिए क्या कर रहे हैं थोड़ा उसको सेंट्रिक होकर के बोलिए। देखिए, मैं नहीं चाहता हूं चर्चा इधर से उधर जाए। मैं चुप नहीं हूँ। जब ये किसानों को अमीर बनाने के लिए कह रहे हैं, किसान अमीर नहीं बनना चाहते, वो तो गरीब रहना चाहते हैं। वे आप उनको गरीब रहने दीजिए, वो 3 काले कानून रद्द करके, ठीक है, कानून रद्द करें, वो किसान अमीर नहीं बनना चाहता तो भाई वो जैसा था उसको वैसे ही हाल पे छोड़ दे। ठीक है, आपकी बात का लब्बो लुआब मैं समझ गया। अमनदीप केसरी जी, आपका कमेंट चाहूंगा। आयुष जी, देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जो आप बात कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि भाई बातचीत किसान नेताओं ने कहा कि तभी होगी जब तक मुकदमे रद्द नहीं किए जाते। तो मैं ये मानता हूं कि किसान नेताओं ने बड़ा क्लियर किया था कि जिन्होंने वो उपद्रव किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को लेनी चाहिए, वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं है। लेकिन आप बातचीत किन से करेंगे? आप जो किसान नेताओं से आप बातचीत करने जा रहे हैं उन्हीं पे मुकदमे दर्ज है। आप उनसे बात करेंगे जिनके खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, जिनके खिलाफ आपने लुकआउट नोटिस जारी किए हुए हैं। ये उन नेताओं की बात हो रही थी, उन किसानों की बात हो रही थी जो निर्दोष हैं और जिनके खिलाफ सरकार ने षड्यंत्र के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ अमनदीप जी। हाँ जी, तो आयुष जी, ये उन किसानों की बात थी जो निर्दोष हैं, उनके खिलाफ पहले मुकदमे वापसी की बात थी। और दूसरी बात, मैं अपने भाजपा प्रवक्ता की बात पे जाना चाहूंगा। पहले ये फिर से एक तरफ जाते हैं कि भाई किसान जो है ये तो वही किसान है जो वामपंथी हैं, जो उपद्रवी हैं, जो नहीं चाहते हैं। 60-70 दिनों से शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हठधर्मिता दिखाई। उन्होंने किसान उनके अपने हैं ना, उनके देश के नागरिक हैं, उनके अपने हैं, और किसानों के लिए वो भला चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी बात नहीं कर सकते थे किसानों से? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार भी उनकी समस्या को, उनकी जायज मांग को सुन नहीं सकते थे? क्या कभी पूरे विश्व में क्या ऐसा उदाहरण हुआ कभी इतने लोग वैसे इकट्ठा होकर बिना बात के, केवल ये मोदी जी के विरोध में? जबकि इस पूरे उत्तर भारत से मोदी जी को कितना समर्थन मिला, वो किन लोगों ने दिया था, किन लोगों ने वोट डाली थी? क्या इस बात पर चर्चा नहीं होना चाहिए कि किस तरह से मनगढ़ंत बातें बोल देते हैं ये सभी लोग? वो मोदी विरोध में आए हैं तो भाई वोट किसने दिया था आपको? फिर ईवीएम में सेटिंग थी आपकी। आप एक पॉइंट पे पकड़ते हैं लोग, ये कह देते हैं कि नहीं ये दूसरा पॉइंट सही है। तो साफ सी बात ये है आयुष जी कि जिस तरह से सरकार ने हठधर्मिता अपनाई है, जिस तरह से सरकार ने अपना अड़ियल रवैया अपनाया है, और जिस तरह से सरकार ने जायज मांगों को कुचलने का काम किया है, तो उसी की वजह है, उसी की देन है कि ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। लोगों को अब ये लग रहा है कि सरकार ऐसे नहीं मानने वाली जब तक एक एक आदमी घर से बाहर नहीं जाएगा, इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा। इसलिए आंदोलन ये इतना बड़ा रूप ले रहा है। और मैं फिर से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि सोई हुई सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़िए। आप किसानों की अगर भाजपा प्रवक्ता की बातों पे जाए कि किसानों का इतना फायदा हो रहा है, किसानों का इतना बजट हो रहा है, लेकिन एक भी भाजपा नेता किसान खेती नहीं करना चाहता। एक भी भाजपा नेता का इतिहास नहीं है कि उसने खेती की हो। अरे भाई, इतना फायदे का सौदा है, जब कोरोना में यही ब्राइट स्पॉट है, तो आप भी करिए खेती। परवीन अत्रे जी, छोड़िए ये प्रवक्ता वाली लाइन, आप खेती करिए। आपकी तो सरकार, आपको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि खेती के अंदर बहुत ज्यादा लाभ होगा। अमनदीप, आप सुन लीजिए। चलिए ठीक है, प्रवीण अत्रे जी जवाब दे दीजिए सभी की बातों का। आपके पहले अमनदीप से शुरू करता हूं और उम्मीद करता हूं सब ध्यान से सुनेंगे। अब अमनदीप भाई, मेरे पास मात्र 3 एकड़ जमीन है जो मैं पहले बटाई पे देता था, लेकिन अब मैंने खुद खेती शुरू की है, खुद। इसलिए ना ये जो आप जो तर्क करते हो ना, मुझे आईएनएलडी से कोई दिक्कत नहीं। आपके तर्क जो है ना कुतर्क होते हैं, इसलिए मैं आपकी बातों का जवाब देना भी ठीक नहीं समझता। अब सुनिए आगे। देखिए, अब बीच में ना बोलिए भाई, तो आप बीच में बोल रहे थे, मैं चुप था। किसान नेता ने यहाँ पे क्या कहा? देखिए, किसान नेता ये कहते हैं कि भाई आप ये पार्टी राज्यसभा और लोकसभा में रखिए। साहब, हम भी यही चाहते थे
कि ये पार्टी राज्यसभा और लोकसभा में रहे, लेकिन जब किसानों के धरने के ऊपर रणदीप सुरजेवाला जाए, कुमारी शैलजा जाए, अभय सिंह चौटाला जाए, शिवसेना नेता संजय निरुपम जाए, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जाए, कांग्रेस पंजाब के नेता जाए, तो साहब आप हमें यह कहते हो कि पार्टी तो रखी है लोकसभा में। अरे जो विपक्षी दल है वो धरने पे जाते हैं। आप पहले ये कहते थे कि ये अराजनीतिक आंदोलन है, किसी राजनेता को हम ना स्टेज देते ना माइक देते, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे सारे राजनीतिक विपक्षी दलों के नेता जाते भी हैं, वहां पे माइक पे बोलते भी हैं और भाषण भी करते हैं। आप उस वक्त कोई एतराज नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, आज मैं किसान नेता नाम लेके कोट करके बात कर रहा हूं यहां पे, भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देख रहा था। आयुष आपको भी देखना चाहिए। उनसे जब ये सवाल पूछा कि इस आंदोलन को आर्थिक सहायता कहां से मिल रही है, पहला जवाब उनका ये था कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि पैसा जितना चाहे हम देंगे, आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। सुन लीजिएगा वो इंटरव्यू, पता लग जाएगा। और आप हमें कहते हैं कि पार्टी ना खेलो। अरे साहब, जब आंदोलन में नजर आ रहा है, राजनीतिक दल के नेता वहां पे जा रहे हैं, राजनीतिक नेता वहां पे जाके भाषणबाजी कर रहे हैं, उसके बावजूद आप चाहते हो कि हम इस विषय पे बात ना करें। और दूसरी बात, जो आईएनएलडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब जन आंदोलन, आयुष मैं तो एक बात जानता हूं, अगर जनता आपकी बात को सही मानती है तो आपको यह घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ गई कि अगर कोई आंदोलन में परिवार से एक आदमी नहीं आएगा उस पर जुर्माना लगेगा? आपको यह घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ गई कि अगर कोई आंदोलन में शामिल नहीं होगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे? आपको यह घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ गई कि आप किसी की शादी में ना जाओ ना बुलाओ? साहब, अगर आपको लगता है कि जनता आपकी बात को ठीक मान रही है, किसान आपकी बात को ठीक मान रहा है, तो आपको यह बातें कहने की जरूरत ही नहीं है। और ये लोकतंत्र है। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है, आप कहते हैं मेरा संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करना, आप कीजिए। लेकिन जो आदमी, जो किसान इन कानूनों के पक्ष में है, क्या उनके संवैधानिक अधिकार नहीं है? क्या उनको बोलने की आजादी नहीं है? उनको क्यों धमकाया जाता है? उनको क्यों डराया जाता है? उनके ऊपर जुर्माना लगाने की बात क्यों की जाती है? इस बात का जवाब कौन देगा? अब मैं बात करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता की। मुझे हैरानी होती है, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं साहब एक पत्रकार राजदीप सरदेसाई, एक पूर्व विदेश मंत्री, नाम ले लीजिए शशि थरूर, उनके ऊपर पर्चा कर दिया। आपको जानकारी है वो कोर्ट गए थे और कोर्ट ने क्या जवाब दिया उनको? क्यों किया पर्चा? क्योंकि आंदोलन को भड़काने के लिए झूठा ट्वीट किया उन्होंने। जो किसान प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर पलटने से मर गया, इन लोगों ने ट्वीट पे लिखा कि पुलिस की गोली से किसान प्रदर्शनकारी की मौत। आप समझिए आयुष कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ये वो एजेंडाधारी हैं जो इस आंदोलन को उग्र करने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह का झूठा ट्वीट करके। इसलिए कानून ने उनके ऊपर अपना काम किया। और दूसरी बड़ी बात, ये कहते हैं कि साहब बेकसूरों के ऊपर पर्चे। साहब ये निर्णय कौन करेगा कि कसूरवार है बेकसूरवार है? निर्णय तो कोर्ट करेगा ना भाई। आप कोर्ट की नहीं मानते, आप पुलिस की नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, आप पार्लियामेंट को नहीं मानते, और आप ये कहते हैं कि हमने जो कह दिया उसको मानना पड़ेगा वरना ये हमारे हाथ में डंडा। ऐसे देश थोड़ी चलेगा। अब कोर्ट ने, कोर्ट बता देगा कौन कसूरवार था कौन बेकसूर था। कम से कम इंतजार तो कीजिए। लेकिन नहीं, क्योंकि आपने ये बात दिमाग में डाल दी कि हम यह डंडा लेके जो कहेंगे किसान भाइयों को, वो देखिए हो क्या रहा है। पहले किसान भाइयों को कानूनों के बारे में झूठ बोला खुल के, ये कहा कि साहब आपकी जमीन चली जाएगी, ये कहा मंडियां बंद हो जाएंगी। अरे साहब, अब तो वित्त मंत्री बजट के अंदर कह चुकी हैं 1000 नई मंडियां ई-नैम से जुड़ रही हैं। वित्त मंत्री बजट में बता चुकी हैं कि एमएसपी के लिए कितने पैसे का प्रावधान फ्यूचर के लिए किया है। ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन अब एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और वो प्रोपेगेंडा, देखिए हम भी ये बात मानते हैं कि भाईचारे से बड़ी चीज कोई नहीं है, लेकिन साहब आप भाईचारा नहीं, आप तो किसानों को झूठ बोल के बरगला के अपने एजेंडे को चलाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि आप जानते हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के ढंग से आप भारतीय जनता पार्टी से जीत नहीं पा रहे हो। उसका उदाहरण हमने देखा आयुष, हमने बिहार में देखा, हमने राजस्थान के पंचायत चुनाव में देखा, जम्मू कश्मीर के जिला परिषद चुनाव के अंदर देखा, महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में देखा। अगर आप ये बात मानते हो तो वो जो वहां पे वोट डलती है और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार जीतते हैं, वो कैसे जीतते हैं भाई? कम से कम इस झूठ का, प्रोपेगेंडे का, आप किसानों के हितैषी नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आप जिस तरह से इन कानूनों के बारे में झूठ बोल रहे हो, आप किसानों का नुकसान कर रहे हो। ठीक है, लखविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, किसान नेता हैं। ठीक है, लखविंदर जी क्या कहना चाह रहे थे? मैं अत्री से पूछना चाहता हूं।
अगर किसान झूठ बोल रहे हैं और आपके कृषि मंत्री जो मान रहे हैं भी इसमें कमियां हैं, हम कमियां दूर कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ भी आप सच बोल रहे हैं, आपके मंत्री झूठ बोल रहे हैं, इसमें कमियां हैं, मान रहे हैं। दूसरा नंबर मैं अत्री से पूछना चाहता हूं, आप कभी LOC पे या चाइना बॉर्डर पे गए हैं? कभी ऐसी जो नुकीली तारें और नुकीले कील लगा के इतना जबरदस्त, जो हमारे ही लोगों की राजधानी में हमको जाने से रोका जा रहा है, जनता की राजधानी, जनता के लिए पुलिस रोकने का काम कर रही है, ऐसा कभी संदेश देश के लिए और दूसरे विदेशों में इसका क्या संदेश जा रहा है, ये इसके लिए अत्री जी को पूछना चाहता हूं। दूसरा नंबर, आप इतना जोर किसानों के ऊपर लगा रहे हैं, उसे 1% भी अगर जोर 2 गुजराती भाई देश को बेच रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी 2 देश को खरीद रहे हैं, दोनों गुजराती हैं, इतना जोर आप 1% भी इसका जोर अगर आपके गुजराती भाई जो विदेशों में भागे हैं उनका पैसा ले आते, उनके पास 1% भी लगा के इतना आप किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसका 1% भी उसके ऊपर एफर्ट्स करके अगर देश में पैसा ले आते तो इसमें इतनी बदहाली आनी नहीं थी। आप लोग कह रहे हैं भी किसान वहां मंच साझा कर दिया, कोई मंच नहीं साझा किया किसी के साथ, वो आपने उसके ऊपर तसद्दुद किया, 150-200 किसानों के ऊपर आपने 4000 पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस वाले भेज दिए। वहां का माहौल क्या था, हमारे किसानों के हालात क्या थे, अगर उसका कोई पता लेने को चला गया है तो हम कोई राजनीति वालों से पहले भी आपको बोला भी इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाओ, ये जनता और सरकार का मसला है। किसान जो हैं मजदूर और किसानों का सरकार के साथ है, हमारा कोई किसी से निजी ना अत्री जी से है ना हमारे माननीय मोदी जी से, अमित शाह से निजी नहीं, हम नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे को जो कानून बनाए उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर आप ये तो कह रहे हैं भी बरगला रहे हैं किसी उसका बहन प्रसाद, वो हमारा हिस्सा नहीं है। किसान नेता जो हैं उनका नाम लेके कर रहे हैं, जो इतने लोग बैठे हैं, लाखों लोग बैठे हैं, वो क्या ये इनके बहकावे में आने वाले लोग हैं क्या? बहकावे में आके सड़कों पे सोते हैं इतने इतने महीनों में लोग। ये अत्री जी आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, कल को आपसे एक भी शब्द कोई सच्चाई निकल गई मुंह से, क्योंकि झूठ तो आपको सिखाया गया है, एक बार भी सच्चाई निकल गई तो आपको भी ये किनारा कर देंगे, फिर भी हम हमारे साथ किसानों के साथ आओगे, आप जनता में आओगे, दिक्कत आएगी। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं आप भी आइए, आपका भी हम मान सम्मान करेंगे, आप आइए वहां हमारे आंदोलन में आइए, देखिए क्या आंदोलन है भी हमारी जो है नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप भी आइए हमारे साथ, आपका भी स्वागत। सोमवीर सांगवान जी, खापों के साथ आने से क्या आपको लग रहा है कि हाँ सरकार के ऊपर और दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है और सरकार को देर से ही सही लेकिन मानना तो पड़ेगा? ऐसा है भाई साहब, जब ये शुरू में आंदोलन शुरू हुआ तो पंजाब के भाइयों ने नेतृत्व किया, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आज पूरे देश का आंदोलन बढ़ चुका है। मैं सबसे पहले तो इस पंजाब के भाइयों को जिन्हें इस आंदोलन का नेतृत्व किया उनको सैल्यूट करता हूं। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, हिंदुस्तान को और हिंदू धर्म को बचाने में सबसे बड़ा योगदान था तो सिख गुरु और सिख भाइयों का था। इनकी रहनुमाई में पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है। तमाम हरियाणा के खापे, मैं खाप का प्रधान होने के नाते ये आपको बताना चाहता हूँ, आज बच्चा तमाम खापे इस आंदोलन के अंदर शामिल हो गए हैं और ये जन आंदोलन बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है। सरकार ने तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे और मेरी तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि देर ना करके इस तीनों कानूनों को वापस करना चाहिए। भाई सरकार को कानून वापस करने नुकसान क्या है? किसान चाहता है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, तो सरकार को नुकसान क्या है? क्यों नहीं ले रहे वापस? इस किसान की भलाई में जो जनता चाह रही है, लोकतंत्र के अंदर तो वही होता है जो जनता चाहती है, तो सरकार को जनता की भलाई में जनता जो चाहती है उसको लेने में क्या दिक्कत है? तो मैं कहता हूँ कि अभी बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है और जो जहाँ तक दूसरे जो भाई कह रहे हैं इसको फायदा है, इसमें किसान के कहीं भी फायदा नहीं, सवाए नुकसान के। सिर्फ और सिर्फ किसान को बर्बाद करने का, और जो 85% छोटी किसानी है जो अपना पेट पालता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, खुद अपना स्वरोजगार है और उसके सारे दूसरों को पेट भरने का काम करता है। कई करोड़ आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, रोड पे घूमेंगे। जो हमारी इकोनॉमिक स्थिति है जो अमेरिका यूरोप की तरह नहीं है, यहाँ की तो सारी इकोनॉमिक आधार ही हिंदुस्तान में कृषि प्रधान देश है। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, एक भाई पीछे बता रहा था भी बहुत फायदा है खेती करने से। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का इंजीनियर बनना चाहता है, नेता लड़का नेता बनना चाहता है, किसान का लड़का किसान क्यों नहीं बनना चाहता? 100% घाटे का सौदा है। इसलिए वो चाहता है कि मैं भी अपने इसके साथ साथ खेती के साथ दूसरे रोजगार अवसर पैदा हो, लेकिन सरकार जो खेती है इसी को भी खत्म करने का काम कर रही है। इसलिए यही समय है, कबीर जी ने भी कहा है, यही वक्त ये बेला सा, तो यही समय है, इसी
पानी से पहले पाल बांधे जाए। इस किसान की भलाई में तमाम पक्ष और विपक्ष सबने मिलकर और जनता की आवाज को मानना चाहिए। तीनों कानून वापस करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। किसान की भलाई में कोई चौथा कानून ऐसा लाएं जिससे किसान भी खुश हो, देश भी आबाद हो और सरकार भी मजबूत हो। ऐसी मेरी मोदी जी से प्रार्थना है। दूसरी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जी। 185 करोड़ की जनसंख्या, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक निकले शब्द की वैल्यू होनी चाहिए। जिस प्रकार का ये सिस्टम आप देख रहे हैं, पिछले कितने दिन से आप देख रहे हैं, 70 दिन से पीछे किसान बैठे हैं, सर्दी के अंदर बैठे हैं, उसको कुछ कुछ कहा जाता है, ये उग्रवादी हैं, ये तालिबानी हैं, ये खालिस्तानी है। लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर किसान देशभक्त था, देशभक्त है और इससे बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। जो सुबह से शाम तक सुबह उठता है तो भी भगवान का नाम, रात में सोता है तो भी मालिक का नाम लेकर सोता है, देश के प्रति समर्पित 24 घंटा सेवा भाव में लगा रहता है। मैं तो ये कहता हूँ, मच्छर किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। इस गरीब आदमी की बददुआ मैं कहता हूँ कि सरकार को से देगी और जिस प्रकार के सपने 2024 के ले रहे हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो सपना साकार नहीं होगा। किसान बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए शक्तिशाली समर्थ एक मजबूत भारत बनाने में इस किसान को भी आगे उठाने में काम करें और सरकार की इनकी बात को मानना चाहिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि सरकार को कानून वापस लेने नुकसान क्या है, क्यों नहीं ले रहे वापस? मुझसे को सवाल क्यों में रखा है? लोकतंत्र के अंदर ही कहाँ लिख रखा है? लोकतंत्र के तो सर गिने जाते हैं। जो जनता चाह रही है उस कानून को वापस करने में सरकार को क्या दिक्कत, सरकार को क्या घाटा है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अत्रे साहब, एक तरफ हम लोग भीड़ बढ़ती हुई देख रहे हैं, बार बार खाप भी अब समर्थन में आती हुई नजर आ रही है। सवाल इस बात का भी है कि आखिर ये बोर्ड बीजेपी नेताओं के लिए क्यों लग रहे हैं कि प्रवेश वर्जित हैं, अब तक क्यों समझ में नहीं आ रहा है? जी आयुष, देखिए ऐसा है, मुझे ना बहुत दुख हुआ सोमवीर की कुछ बातें सुन के। सोमवीर जी विधायक है, जनप्रतिनिधि है, और जब वो किसान आंदोलन को हिंदू सिख के नाम से जोड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मंशा क्या है। अरे साहब, ये किसान आंदोलन आप खुद कह रहे हो, तो किसान आंदोलन में हिंदू और सिख का क्या मसला है? भाई सभी किसान है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो सिख है। लेकिन आप जब पॉइंट आउट करते हो कि देखिए पंजाब के सिखों ने हरियाणा के हिंदुओं, अरे साहब आप तो खुद हिंदू सिख में बांट रहे हो इसको। ये राजनीति कम से कम बंद कर दीजिए। एक तरफ आप भाईचारे की बात करते हो, दूसरी तरफ समाज को तोड़ने की बात करते हो। अब इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की है, मैं उससे सहमत भी हूं। इन्होंने कहा कि क्या वजह है कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। सोमवीर जी, यही सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को देख के देश के प्रधानमंत्री ने ये जो कृषि सुधार किए हैं उसकी जड़ यही मुद्दा है कि क्या कारण है कि कृषि हमेशा घाटे का सौदा होता चला गया, किसान के हालात खराब होते चले गए। अत्रे साहब, मुझे लगता है सांगवान जी को ये बात आपको पहले समझानी चाहिए थी। अब तो वह आपकी पार्टी से समर्थन उन्होंने वापस ले लिया, सरकार से वापस ले लिया, ये आप समझा ही नहीं पाए। ठीक है, देखिए अत्रे जी, एक कमेंट मुझे और लेना, समय मेरे पास कम है। बालमुकुंद शर्मा जी, बालमुकुंद जी, इनकी बात से देखिए सबसे बड़ी बात ये है, आज किसान आंदोलन में जिस तरीके से सरोखाव पंचायतों का योगदान रहा है, और आज क्योंकि टेकराम कंडेला जी सर्वदेशी खाप के पूरे हिंदुस्तान भर में भ्रमण करते हैं और सर्वजातीय खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरी हमारी सबसे बड़ी खाप दाड़न खाप है। इन खापों ने लाखों की संख्या में आज हाजिरी दिखा करके ये दिखाया है कि पूरे हिंदुस्तान की, और सोमवीर सिंह सांगवान तो सांगवान खाप के खुद ही प्रधान है, तो पूरे हिंदुस्तान भर की जितनी खापें हैं अब वो किसान आंदोलन में सामने आ चुकी हैं। ये लोग वही लोग हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं, इनका पेशा भी किसानी है। और रही बात किसानी घाटे का सौदा क्यों है, देखिए सरकारों को जितना भी हो सकता है अपने सत्र पर मजबूत करने की काम करना चाहिए। अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तीनों किसान कानून रद्द करके सरकार नए सिरे से किसानों को शामिल करके कमेटी बनाई जाए, स्टैंडिंग कमेटी में केस को भेजा जाए, इसके अच्छे और बुरे सारे चीजों को पैमाना तय किया जाए और फिर नए सिरे से लागू किया जाए। और दूसरा एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ, दूसरे हमारे जो साथी जो ये बात कर रहे हैं, सांगवान साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि पंजाब के किसानों ने ये शुरू किया, हरियाणा के किसानों ने इसका साथ दिया, उसके साथ उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सभी लोग किसान आए हैं। इसमें जाति धर्म और मजहब की बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने शुरुआत किया है नेतृत्व के नाम पर तो उनको तो प्रशंसा करनी पड़ेगी। अगवानी किसने की? पंजाब के किसान 2 महीने तक तो पहले पंजाब में बैठे रहे, वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो फिर दिल्ली में आए, रस्ते में सरकार ने सड़कें खोद दी, फिर हरियाणा का किसान खड़ा हो लिया और उन्होंने साथ दिया। और एक सबसे बड़ी बात जो कि बीजेपी के प्रवक्ता मानने के लिए तैयार नहीं है, कैमला में जिस तरीके मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ऊपर घूमता रहा, नीचे लोगों ने उतरने नहीं दिया, उसके बाद
केंद्रीय गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और आदेश देना पड़ा कि बीजेपी के लोग कोई जनसभा नहीं करेंगे। और एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात को कोट करके प्रवीण अत्रे जी कह रहे थे, इन्होंने जवाब नहीं दिया इस बात का। कालका की सीट किस तरीके से इन्होंने रद्द कर दिया। खुद प्रवीण अत्रे जी वहां कैंडिडेट हैं, ये विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं कालका से। इन लोगों ने साजिश के तहत एक दिन में हमारी सदस्यता रद्द कर दी, लेकिन ये जनता दिखाएगी, ये किसान इनको कालका में भी दिखाएंगे। अगर मैं तो उम्मीद करता हूं प्रवीण अत्रे जी को आप पार्टी टिकट देगी, आना मैदान में आपको पता लगेगा किसान क्या होते हैं। चलिए मैदान में ही आना पड़ेगा तभी पता चलेगा। अमनदीप केसरी जी, बिल्कुल फाइनल रिएक्शन अमनदीप केसरी जी। आयुष जी देखिए, प्रवीण अत्रे जी को ये समझना पड़े, पहले तो वो कहते हैं कि सभी किसान मोदी विरोधी हैं। सोमवीर सांगवान जी तो पहले भाजपा में थे और समर्थन कर रहे थे, लेकिन कृषि कानून आए तो इनको भी आप मोदी विरोधी नहीं कह सकते। और दूसरी बात, अगर ये कानून इतने अच्छे हैं जैसे सांगवान साहब भी कह रहे थे कि जो किसानों से आपको ना तो इनकम टैक्स का फायदा होता है, और अगर ये कानून चले मान भी लीजिए आपका बहुत फायदे का सौदा है, तो भाई आप इन अगर किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं तो इन आतंकवादियों को क्यों फायदा दे रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनको नहीं देना चाहिए फायदा, इनको वापिस करिए, उनकी भी यही मांग है। और मैं तीसरी चीज, हमने किसानों को कभी खालिस्तानी नहीं कहा, हमने कहा कि खालिस्तानी तत्व इस आंदोलन में घुसपैठ कर गए, माओवादी घुसपैठ कर गए, और ये बात आप विपक्ष नेता भी मानते हैं। चलिए ठीक है, क्लैरिफिकेशन होते रहना चाहिए बीच में, गलत परसेप्शन ना बने। ठीक है अमनदीप जी कंप्लीट करें। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा प्रवीण अत्रे जी की जो किसान होता है वो देशभक्त भी होता है और सबसे गौ भक्त भी होता है। मैं इनसे दावे के साथ कहना चाहूंगा, जितने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, संघ के पदाधिकारी हैं, उनसे ज्यादा गौ भक्त अगर कोई देश के अंदर है तो वो किसान है। और इतनी जो गौशालाएं चला रहा है तो वो किसान चला रहा है। ये तो केवल गौ के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट मांगते हैं, और जब किसान अपना हक मांगने आता है उसको ये खालिस्तानी आतंकवादी बताते हैं, उपद्रवी बताते हैं। आपके सामने है कि भाई खुद तिरंगे का अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी, खुद 26 जनवरी का, वैसे नेहरू का विरोध करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी तारीख रखी थी। मेरे भाई प्रवीण अत्रे जी को बहुत हिस्ट्री याद है, और इनके एजेंडे में कि एक दिन हम ये 26 जनवरी ही बदलेंगे। ये मुगलों द्वारा बनाए हुए सभी स्मारकों का ये विरोध करते हैं, लाल किले का भी ये विरोध करते हैं क्योंकि वो मुगलों ने बनाया है। लेकिन एक प्रोपगंडा क्रिएट करना है, किसानों का विरोध करना है, तो उसके देखिए उसके विरोध के अंदर ये मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि इनका खुद का एजेंडा नहीं है कि ये तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज रहे। आरएसएस कभी तिरंगे का सम्मान नहीं करती, ना ही वो तिरंगे को मानती है। चलिए आप कोई संगठन करे ना करे, देश का जो आम नागरिक है या देश की चुनी हुई सरकार वो तिरंगे का सम्मान करती है, इसलिए उस पर आंच आती है तो सवाल उठना लाजमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा बरकरार यही है कि आखिर किसान आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।